Good evening, everybody. Okay, Bache, we are going to discuss another question paper today. Instructions are same as according to board exams. So we'll be discussing the questions one by one. Okay, Bache, just a moment. Hold on. All right. Okay, Bache, sorry, I had just a very important call that I received. All right. So question number one. Select the equivalent unit of Newton. अब बच्चे अगर आप न्यूटन का यूनिट देखो तो आपको फोर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. सो मास इज केजी एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इक्विवेलेंट यूनिट क्या बन गया? सी ऑप्शन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आप हमेशा फॉर्मूला लिख के उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट बनता है यू कैन राइट इट डाउन एंड देन यू कैन अराइव एट अ कंक्लूजन. ऑल राइट. I think most of you have given the answer as C. That is correct. Okay, second, the average force necessary to stop a hammer having momentum of 25 kg meter per second in 0.05 seconds is. All right. तो बच्चे यहां आपसे पूछा गया है कि एवरेज फोर्स निकालिए. अब बच्चे एवरेज फोर्स हम कैसे निकालेंगे? आपके पास मोमेंटम दिया हुआ है, इट इज 25 kg meter per second. And you have to stop it in 0.05 seconds. तो बच्चे इसके लिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? आपने आंसर तो दे दिया सी. व्हाट फॉर्मूला यू हैव यूज्ड? आप ये मान के चल रहे हैं कि ये जो 25 kg मीटर पर सेकेंड है, दिस वुड बी आवर इनिशियल मोमेंटम. Initial momentum is 25 kg meter per second. What would be our final momentum? Final momentum is zero. Right? So 0 minus 25 over 0.05. F is equal to mv minus mu by t. All right. तो बच्चे ये हो जाएगा 25 500. So 25 into 20, C option, 500 Newton. बच्चे इसके अंदर आपको फॉर्मूला यूज करना है. F इज इक्वल टू mv माइनस mu बाय t. mv माइनस mu बाय t. आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे और इसमें जो आपका इनिशियल मोमेंटम है क्या है? इनिशियल मोमेंटम इज 25 kg मीटर पर सेकेंड. ऑलराइट. और यहाँ जो mu है, सॉरी, mv इज जीरो, फाइनल मोमेंटम इज जीरो, और आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा? 500 न्यूटन्स. ठीक है. ऑल राइट, चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. अ व्हीकल ऑफ मास 120 kg, इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर. ऑलराइट. तो बच्चे फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हीकल इन 10 सेकेंड. अगेन दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी वुड बी जीरो, मास दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है. तो बच्चे यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी इज 108 किलोमीटर पर आवर. यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकेंड. 5 by 18. ऑलराइट. सो दिस वुड कम आउट टू बी 30 मीटर पर सेकेंड. ऑलराइट, ये 30 मीटर पर सेकेंड हो गया. ओके. Then what you can do is the final momentum is zero, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई. तो बच्चे इनिशियल मोमेंटम आपका क्या बनेगा? इट वुड बी 30 मीटर पर सेकेंड इंटू 120. सो 120 इंटू 30 ओवर टाइम इज 10. सो 360 न्यूटन्स. ऑल राइट. अगेन सी ऑप्शन. सबका यही आंसर आ रहा है. It is again coming out to be 360 newtons. चेक करिए एक बार सब. सी ऑप्शन 360 न्यूटन. ऑलराइट. जो अभी तक तीनों क्वेश्चन है वो फोर्स से रिलेटेड ही है, तो 360 न्यूटन. ओके. सेकेंड एंड थर्ड में सेम फॉर्मूला हमने यूज किया है.
mv minus mu by t. Okay, all right. Question number 4. Momentum of a body occupies the direction of. All right. तो बच्चे इसमें क्या बोला गया है कि जो मोमेंटम है बॉडी का वो किसकी डायरेक्शन में होता है? इज इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इज इट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? व्हाट डू यू थिंक? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. और बच्चे मास तो स्केलर क्वांटिटी है, मास का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं है. तो मोमेंटम में किसका सिग्निफिकेंस है फिर? v, velocity, which is the vector quantity. So बच्चे momentum of a body would be in the direction of velocity. जिस डायरेक्शन में आपकी velocity है उस डायरेक्शन में आपका क्या होगा? मोमेंटम होगा. आपको ये देखना है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? P is equal to mv, right? So according to velocity direction, मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या होगी? जज होगी. ऑलराइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. करेक्ट ऑप्शन इज बी. ठीक है. सो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी वुड बी डिसाइडेड बाय, इट वुड बी डिसाइडेड बाय वेलोसिटी. ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 5. A body is thrown vertically upward with velocity u. With velocity u, the greatest height to which it will rise. अब बच्चे we know the formula. जो height का हम निकालते हैं s is equal to, हम दो formulas यूज करते हैं. v square minus u square is equal to 2gh. alright, तो बच्चे हमें पता है फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी और इनिशियल u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. ये फॉर्मूला बन जाएगा व्हेन यू हैव थ्रोन द बॉडी अपवर्ड्स. ऑलराइट, तो बच्चे अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो मेरे पास यहां कौन सा फॉर्मूला बच रहा है? u स्क्वायर बाय 2g. इफ विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी u आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो जो मैक्सिमम हाइट वो जा सकेगा वो क्या होगा? u स्क्वायर बाय 2g. So correct option would be B. Correct option would be B. उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 6. If two balls of same masses they are dropped on sand, the depths of penetration is same. If, अब बच्चे यहां क्या आपको बोला गया है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉल्स हैं, ठीक है. दे हैव सेम मास. दोनों का मास क्या है? सेम है. masses are same. all right, the depth of penetration is same if heavier ball is dropped faster than the lighter ball, lighter ball is dropped faster than the heavier ball. The product mv is same for both the bodies. तो बच्चे हमें ये समझना है कि जो सैंड के अंदर इंप्रेशन बनेगा वो किसकी वजह से बन रहा है? इट इज ड्यू टू दी वेलोसिटी गेन्ड. जिस हाइट से आपने फेंका है उसकी वजह से आपके जो बॉल है उसका कुछ मोमेंटम होगा. तो उस मोमेंटम को रोकने के लिए सैंड क्या करेगा? ऑपोजिट फोर्स लगाएगा. ऑलराइट, ऑपोजिट फोर्स लगाएगा. तो उस फोर्स को लगाने में जितना डिस्टेंस कवर होगा वो देखनी है. तो बच्चे यहां क्या बोला गया है? इफ टू बॉल्स ऑफ सेम मासेस आर ड्रॉप्ड. अब आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है क्योंकि यहां ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है? हेवियर बॉल, लाइटर बॉल. द प्रोडक्ट mv इज सेम फॉर बोथ दी बॉडीज. बच्चे ऑब्वियसली अगर उनका मास सेम है, ओके, और दोनों को सेम हाइट से फेंकोगे तो दोनों फाइनल वेलोसिटी सेम गेन करेंगे. तो बच्चे फिर तो आपका प्रोडक्ट जो है, जो मास इनटू वेलोसिटी है, उसका जो प्रोडक्ट है वो सेम होना चाहिए. तो बच्चे सी ऑप्शन आएगा इधर, क्योंकि जो वो मोमेंटम गेन करेंगे उसको रोकने के लिए सैंड उन पे ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगी और एकदम से तो बॉल रुकेंगे नहीं.
दोनों का मास सेम है, दोनों की सेम वेलोसिटी होगी, आप उनको सेम हाइट से फेंकोगे तो बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर प्रोडक्ट mv शुड बी सेम। ऑलराइट, पर मुझे लगता है यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इधर इन्होंने डालना होगा 2 balls 1 heavy and 1 light, ऐसा कुछ होगा आई थिंक। तो आई थिंक सी ऑप्शन करेक्ट होगा, द प्रोडक्ट mv इज सेम फॉर बोथ दी ऑब्जेक्ट्स और बोथ दी बॉडीज। ऑलराइट, उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, बच्चे इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चल रहा है कि नहीं, पर हम ये मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, हम ये मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में चल रहा है। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट पाथ, इट शुड बी इक्वल टू 1। अगर स्ट्रेट पाथ में ऑब्जेक्ट है तो इट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर स्ट्रेट पाथ में नहीं है, जनरल है, तो देन इट वुड बी इक्वल टू और लेस देन 1, क्योंकि बच्चे डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। ओके, तो अगर हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में है तो इट वुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर हम ये मानेंगे कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में नहीं है, जिगजैग जा रहा है, तो बच्चे डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है, तो इट शुड बी इक्वल और लेस देन 1। ऑलराइट, तो बच्चे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी और डी दोनों ऑप्शंस आ सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो इट वुड बी इक्वल टू 1। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, जिगजैग मूवमेंट है, तो इट वुड बी इक्वल और लेस देन 1, डिस्प्लेसमेंट वुड बी लेस, ओके, और इक्वल, तो रेशियो उस हिसाब से चेंज होगी। ओके, इफ अ फुटबॉल एंड अ स्टोन दे हैव सेम मास, अगर बच्चे एक फुटबॉल है और एक स्टोन है, दोनों का मास सेम है, बोथ हैव सेम इनर्शिया, both have same momentum, both have different inertia, both have different momentum। अब बच्चे इस क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं किया गया कि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं कि दोनों रेस्ट पे हैं, तो हम ये मान लेंगे कि दोनों रेस्ट पे हैं। तो बच्चे बोथ विल हैव सेम इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर इसमें यह बोला गया होता कि दोनों मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से, ओके, अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो फिर दोनों का क्या होता है, बोथ विल हैव सेम मोमेंटम। ठीक है, ऑलराइट, तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा। फिर बचे पर अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उधर फिर उन दोनों का सेम इनर्शिया ऑफ मोशन भी हो जाएगा। तो आई थिंक हमें यही मान के चलना पड़ेगा कि दोनों रेस्ट पे हैं, तभी आप ये वाला पिक कर सकते हो ऑप्शन। ओके, और जब वो दोनों रेस्ट पे होंगे तब भी एक तरीके से इक्वल मोमेंटम ही है, क्योंकि दोनों का मोमेंटम 0 है, पर फिर भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी ए। तो आई थिंक वी शुड पिक इट अप एज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड बोथ हैव सेम इनर्शिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, tincture of iodine has antiseptic properties, this solution is made by dissolving, इसको कैसे डिसॉल्व करते हैं? Okay, all right. Iodine in alcohol. Iodine in alcohol. तो बच्चे iodine यहाँ क्या है? Iodine is solute. Alcohol is solvent. ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, बोरॉन एंड कार्बन, they are metalloids, metalloid and non-metal respectively, metal, non-metal and metalloid। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बोरॉन इज मेटलॉइड, boron is metalloid and carbon is non-metal। all right, so boron and carbon respectively, boron is semi-metal, carbon is non-metal।
सिलिकॉन बोरॉन सिलिकॉन, ऑलराइट, ओके। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। अब अच्छा फिजिकल चेंजेस देखने हैं, मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज फिजिकल चेंज, बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड is physical change, drawing a wire of iron metal, this is also a physical change, rusting is chemical change। तो बच्चे यहाँ हम क्या ऑप्शन पिक करेंगे, ऑप्शन 1, 3 and 4, so correct option is C, rusting of iron is chemical, rusting of iron क्या है, chemical change, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद है बच्चे टू सब्सटेंसेस A and B, two substances A and B were made to react and they formed a third substance A2B। ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। Which of the following statements concerning this reaction are incorrect? बच्चे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है रिएक्शन का वो गलत है। The product A2B shows property of substances A and B, this is wrong। बच्चे this is a chemical change, तो केमिकल चेंज में जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसमें प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी रिएक्टेंट जैसी। The product will always have a fixed composition, this is true। The product so formed cannot be classified as a compound, false। बच्चे ये कंपाउंड ही है, this is a compound because it is made up of two or more elements in a fixed composition, ठीक है। उसके बाद the product so formed is an element, this is also wrong। So बच्चे 1, 3 and 4 they are wrong statements। तो यहाँ इसका करेक्ट जो हमें आंसर पिक करना है दैट इज C, क्योंकि बच्चे 1, 3 and 4 they are incorrect, ये incorrect statements हैं। All right, next question, question number 13। A student crushed a piece of chalk and mixed the chalk powder in 100 ml of water. The water appeared white and cloudy. After some time, the particles settled at the bottom of container. Okay, so the student claims that the mixture is suspension. What justifies her claim? अब अच्छे स्टूडेंट ये कह रहा है कि चॉक पाउडर और वाटर का जो मिक्सचर है दैट इज अ सस्पेंशन। अब अच्छे ये कैसे जस्टिफाई हो रहा है, एक तो जहां ये पार्टिकल्स जो हैं दे हैव सेटल्ड डाउन एट द बॉटम, इट इज शोइंग इट इज अनस्टेबल, it is unstable। okay, so all right, the particles of chalk are visible through the naked eye। I think C ऑप्शन ही आएगा इसमें, क्योंकि सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज होता है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है, और पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल हो गए, so it is a suspension। the particles mix completely with water, वो तो solution बनेगा। the particles form a separate layer, that can also occur। the particles of chalk are visible through the naked eye, okay, size बड़ा है। the particles of chalk are uniformly distributed। all right, चॉक सेपरेट लेयर फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि आप ये थोड़ी कहोगे कि जैसे ऑयल है, ऑयल और वाटर की लेयर अलग बन जाती है, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू विल गेट अ सस्पेंशन, द चॉक विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी वाटर, पर जब आप उसको थोड़ी देर छोड़ोगे तो पार्टिकल्स हैवी होंगे एंड दे विल सेटल डाउन। वी हैव टू थिंक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मटेरियल्स गिवन। ऑयल एंड वाटर होता तो फिर सोच सकते थे सेपरेट लेयर, तो ऑयल और वाटर नहीं दिया, तो वी विल पिक अप सी ऑप्शन, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ chalk आर विजिबल थ्रू द नेकेड आई। अगर इसमें ये लिखा होता कि क्योंकि वो नीचे सेटल हो गए हैं, तब भी आप इसको सस्पेंशन बोल सकते हो। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 14। Mixture made up of two solids can be separated by using various techniques। बच्चे दो सॉलिड जो मिक्सचर के फॉर्म में है, आप उनको अलग अलग टेक्निक से सेपरेट कर सकते हो। One of the techniques is adding a solvent, usually water, to the mixture, in which case we add water to the mixture in order to separate two solids। अब बच्चे ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है,
अगर आपके पास ऐसा मिक्सचर है सॉलिड्स का जिनमें से एक सॉलिड पानी में सॉल्युबल है और दूसरा डिसॉल्व नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे, जो सॉलिड पानी में डिसॉल्व हो जाएगा वो अलग हो जाएगा क्योंकि वो डिसॉल्व हो गया, दूसरे को फिर हम क्या करेंगे, फिल्टर करके अलग कर लेंगे। तो इसमें होगा when only one of the solids in mixture is soluble in water. All right, D option. जैसे बच्चे अगर हम एग्जांपल लें, लेट्स से शुगर प्लस सैंड, तो क्या कर सकते हो, इस पूरे मिक्सचर को किस में डालो, वाटर में। इस पूरे मिक्सचर को किस में डालेंगे, वाटर में। आप जब इस पूरे मिक्सचर को वाटर में डालोगे क्या होगा, शुगर इज गोइंग टू डिसॉल्व इन वाटर और सैंड नीचे सेटल हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप उसको फिल्टर करोगे, सैंड अलग हो जाएगा, शुगर सोल्यूशन आगे, उसके बाद सोल्यूशन को क्रिस्टलाइज करके आप शुगर अलग कर लोगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी। ऑलराइट, फिर है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिस्टिलेशन डिफर्स फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन even though both undergo evaporation and condensation. डिस्टिलेशन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से कैसे अलग है बच्चे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम किन दो लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, और बच्चे इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, वी यूज अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें हम क्या लगाते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ऑलराइट, अब बच्चे जब आप इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाते हो, उसी की वजह से डिस्टिलेशन का जो सेटअप है वो अलग हो जाता है, फ्रैक्शनल। तो यहां बच्चे ऑप्शन आएगा सी, अ डिस्टिलेशन सेटअप डज नॉट हैव अ फ्रैक्शनल कॉलम। जो डिस्टिलेशन के लिए आप सेटअप बनाओगे उसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम चाहिए होता है, सिंपल डिस्टिलेशन में हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अरुण हैज प्रिपेयर्ड 0.01% by mass solution of sodium chloride in water. Which of the following correctly represents the composition of solutions? All right, 0.01% है। ओके, व्हाट डू यू थिंक, इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? You have to mix solute and solvent together. Alright, solute और solvent को एक साथ मिक्स करना है। Alright, तो अगर हम इसको देखें 0.10 100 100 101 by 100 1 by 101, बच्चे करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। आप इसको देखिए, ये क्या बन जाएगा, इट विल बी 0.10 by 100। ऑलराइट, 99 नहीं, ये भी गलत आ रहा है, 0.10 100 99.90। तो अगर आप इसको 100 करोगे तो दिस वुड, नहीं सही है, नहीं गलत है, 0. ये भी गड़बड़ हो गई। तो फिर बचा क्या है हमारे पास, 0.11, सो दैट वुड बी 0.11 स्टैक। ऑलराइट, 100.11 0.1। एक बार कैलकुलेशन करके देखिए कौन सा आपको लग रहा है, डी इज करेक्ट। ओके, वी हैव टू गेट 0.01% बाय मास। इसके अंदर क्या हो रहा है, 99.99 99.99 0.01 10 10 10 100 बन रहा है ये तो पूरा, दिस इज अगेन कमिंग आउट टू बी 100, राइट।
ओके, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। सी होगा, देखने में तो डी लग रहा था, पर करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्योंकि बच्चे ये 100 बन जाएगा जब नीचे, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 0.01 रह जाएगा, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। Chromosomes are made up of DNA and proteins. Chromosomes are made up of DNA and proteins. क्रोमोसोम कब बनते हैं? जब क्रोमैटिन मटेरियल जिसमें डीएनए होता है वो प्रोटीन्स के साथ कंडेंस हो जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। Chromosomes are made up of DNA and proteins. Question number 18. A cell will swell up. सेल कब स्वेल होगा? When concentration of water molecules in surrounding medium is higher. All right. When concentration of water molecules in surrounding medium is higher than water molecule concentration inside the cell. तो बच्चे इस केस में क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल सेल के बाहर हैं, इनकी क्वांटिटी ज्यादा है, they will move in to the cell and they will swell up. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19. Undefined nuclear region of prokaryotes. This is also known as nucleoid. जो बच्चे अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है प्रोकैरियोट्स का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ऑलराइट। 20. Which muscles act involuntarily? बच्चे देखो कौन सी मसल इनवॉलेंटरी एक्ट करेंगी? स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल और स्ट्राइटेड मसल्स आर दी सेम मसल्स, बस उसका नाम अलग अलग बोल दिया है। तो ये क्या हो गया? 2 and 3। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2 and 3, बी ऑप्शन। स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, दे विल एक्ट इनवॉलेंटरीली, सो दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। तो हम इसमें क्या ऑप्शन पिक करेंगे? बी, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 21. कार्टिलेज इज नॉट फाउंड। तो बच्चे नोज में कार्टिलेज होता है, ईयर में कार्टिलेज होता है, किडनी में नहीं होता, लैरिंग्स में होता है। लैरिंग्स इज वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड्स उसमें कार्टिलेज के बने होते हैं। ईयर्स के जो आउटर पिन्ना है उसके अंदर, नोज, एक्सटर्नल नोज, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। किडनी के अंदर कार्टिलेज नहीं होता, तो वी विल पिक ऑप्शन सी। फिर बचा क्वेश्चन नंबर 22. द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोएम इज। बचे फ्लोएम के अंदर कौन सा डेड एलिमेंट होता है? इसका सही ऑप्शन है फ्लोएम फाइबर्स। द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोएम इज फ्लोएम फाइबर्स, बाकी सब लिविंग है। चलो क्वेश्चन नंबर 23. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम exists as membranous network. तो बच्चे इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट है जो रिलेट नहीं करता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से? You have to pick up a statement which is not correct. It behaves as transport channel for proteins between nucleus and cytoplasm. बच्चे this statement is correct. Transports materials between various regions in cytoplasm. Correct. It can be site of energy generation. बच्चे this is wrong. This is seen only in mitochondria. ये किसके अंदर देखने को मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चे करेक्ट ऑप्शन इज सी। ऑलराइट। इट कैन बी साइट ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज, यस। तो बच्चे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो फंक्शन नहीं है, और वो है सी ऑप्शन, तो वो पिक करेंगे। ऑलराइट। उसके बाद गिवन बिलो इज अ डायग्राम शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन टिश्यू। तो बच्चे बी क्या है? डेंड्राइट। A is nucleus, C is cyton, D is axon, E is nerve ending. ऑलराइट। अब इसमें आप ऑप्शन पे मैंने सारी लेबलिंग कर दी है। तो A is nucleus, B is dendrite, C is cyton और cell body,
इधर इन्होंने सेल बॉडी दिया हुआ है, तो साइटोन या सेल बॉडी एक ही मतलब है, साइटोन और सेल बॉडी मीन वन एंड द सेम थिंग। फिर है एक्सॉन डी, ई इज नर्व एंडिंग। ऑलराइट, तो जी यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। ओके, उसके बाद है बचा क्वेश्चन नंबर 25। फ्रॉम द गिवन VT ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज। बचे इस ग्राफ से हम क्या देखेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, लगातार सेम वेलोसिटी में है ऑब्जेक्ट, सेम वेलोसिटी से चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑलराइट, फिर बचे क्वेश्चन नंबर 26। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मूव्स अ बॉडी। A force of 50 Newton moves a body. Friction force exerted on the body is less than 50 Newton. Friction force exerted on the body is more than 50 Newton. None of these, both A and B. तो बच्चे इसमें ना लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लग सकता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब फोर्स अप्लाई हो रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑलराइट, सो when the object is just about to move, आपने धीरे धीरे फोर्स लगानी शुरू की तो फ्रिक्शन बढ़ता जाता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो अब आप फ्रिक्शन से थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगाओगे और ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। And once the object comes into motion, then you see kinetic friction. अब what is interesting is kinetic friction is less than limiting friction. Kinetic friction क्या है? Limiting friction से कम है। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूंगा, force of 50 Newton moves a body, frictional force exerted on the body is less than 50 Newton. Frictional force exerted on the body is more than. Okay, पर अगर हम फोर्स के हिसाब से देखेंगे तो हमने क्या सीखा है कि जितनी फ्रिक्शन लग रही है अगर उतना ही फोर्स लगेगा तो यूनिफॉर्म मोशन में हम चल सकते हैं। तो बच्चे वी विल पिक नन ऑफ दीस। अगर हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा होता तो फिर हम कोई और ऑप्शन पिक कर सकते थे, पर उस हिसाब से तो 9th में क्वेश्चन दिया ही नहीं होगा। सो लेट्स पिक अप सी। दिस इज समथिंग, अगर एक +1 का बच्चा आंसर करेगा तो हो सकता है थोड़ा अलग आंसर करे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 27। A fielder is giving a swing while catching a ball is an example of a swing. What do we understand by the term giving a swing? Giving a swing while catching a ball. I think इसका ये कह रहे हैं कि वो अपने हाथ नीचे खींचता है, तो ये किस चीज पे बेस्ड है? What is he trying to do? He is trying to इंक्रीज दी टाइम सो दैट फोर्स जो है कम लगे। तो इज इट मोमेंटम? मोमेंटम थोड़ी है। अ फील्डर इज गिविंग अ स्विंग व्हाइल कैचिंग अ बॉल। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म स्विंग? अब इससे क्या मतलब है? स्विंग व्हाइल कैचिंग अ बॉल, व्हाट डज दैट मीन? तो जो मुझे समझ आ रहा है कि इसमें ये बोल रहे हैं कि व्हाई इज ही पुलिंग हिज हैंड डाउन, स्विंगिंग हिज हैंड्स डाउन। वो अपने हाथ नीचे क्यों खींच रहा है व्हाइल कैचिंग अ बॉल? ओके, तो फिर मोमेंटम कैसे? वो क्या कोशिश कर रहा है? फोर्स कम लगाने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बढ़ा रहा है ताकि फोर्स कम लगे। ठीक है ना? सो वी हैव टू पिक ऑप्शन सी।
Okay, then question number 28. Action and reaction forces, they act on same body, they act on different bodies, act in same direction, both 1 and 3. बच्चे you need to understand कि वो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, तो इसमें आ जाएगा एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे टेबल पे बुक रखी है, तो जो टेबल का रिएक्शन फोर्स है वो बुक पे काम करता है, और जो बुक का एक्शन फोर्स है वेट, वो टेबल पे वर्क करता है। तो दे एक्ट ऑन ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 29, when a horse pulls a cart, जब एक हॉर्स कार्ट को पुल करता है, the force that helps the horse to move forward is the force exerted by, all right, when a horse pulls the cart, the force that helps the horse to move forward is the force exerted by the cart on the horse, the ground on the horse, the horse on the ground, या the ground on the cart। बच्चे हॉर्स क्या करेगा, अपनी लेग से ग्राउंड को पीछे पुश करेगा, ग्राउंड को पीछे पुश करेगा हॉर्स अपनी लेग से। तो ग्राउंड क्या करेगा फिर, द ग्राउंड विल देन एक्सर्ट फोर्स बैकवर्ड्स ऑन दी हॉर्स, हॉर्स के ऊपर फिर वो वापस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो ग्राउंड ऑन दी कार्ट, ओके, whether he is saying ground on the cart, ग्राउंड ऑन दी कार्ट कैसे, अगर हॉर्स चल रहा है तो वो अपनी लेग से क्या करेगा, ग्राउंड को पीछे पुश करेगा। ऑलराइट, तो आई थिंक बच्चे इट शुड बी दी बाय ग्राउंड ऑन दी हॉर्स होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब हॉर्स ग्राउंड को पीछे पुश करेगा तो ग्राउंड उसको आगे पुश करेगी। सो विल पिक ऑप्शन बी, विल पिक ऑप्शन बी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 30, when a body is stationary, when a body is stationary there is no force acting on it, the force on acting on it are not contact with it, the combination of forces acting on it balance each other, but the combination of forces acting on it balance each other। all right, फिर है क्वेश्चन नंबर 31, during an activity a student added 10 gram iron fillings and 10 gram sulfur powder in a bowl. He brought a magnet over the bowl and noticed that iron fillings were picked up by the magnet. He put sulfur and iron fillings back into the bowl and put it on heat. After some time, he brought the magnet over it again. This time, the iron filings were not attracted to the magnet. But this is a chemical change which has occurred. So, which can be inferred from the activity, or what can be inferred from the activity? The contents in the bowl before heating. जो बोल के अंदर कंटेंट्स थे बिफोर हीटिंग, उनको आप मिक्सचर कह सकते हो। हीटिंग के बाद क्या होगा, दे विल टर्न इनटू कंपाउंड। तो बच्चे सी ऑप्शन तो गलत है। दे आर सेइंग कंटेंट्स इन बोल आफ्टर हीटिंग कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर, दैट इज रॉन्ग। Contents in bowl before heating can be classified as mixture because they appear different. A is correct. The contents in the bowl being classified as mixture, they could be separated. B भी correct है. Contents in this bowl after a mixture because changed after heating. तो बच्चा सी और डी तो गलत है, ए और बी सही लग रहे हैं। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। Contents in the bowl before heating can be classified as a mixture because they appear different. They could be separated.
तो बच्चे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी बी। सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो बी होगा। आपको सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है। मिक्सचर में क्लासिफिकेशन करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि मिक्सचर को आप फिजिकल प्रोसेसर से अलग कर सकते हो। तो विल पिक अप ऑप्शन बी, पिक अप ऑप्शन बी, द मोस्ट अप्रोप्रिएट। Contents in the bowl before heating can be classified as a mixture because they could be separated. Then question number 32. A student is asked to make a homogeneous mixture. He is provided with following substances. अच्छा, homogeneous mixture बनाना है. Which two substances should the student mix to make a homogeneous mixture? He should either make a solution or colloid. पर अगर प्योर होमोजेनियस मिक्सचर देखना है तो देन यू शुड मेक अ सॉल्यूशन। तो वजह इसमें सही ऑप्शन होगा ए वाटर एंड ई सॉल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ए एंड ई। विल मिक्स सॉल्ट विद वाटर एंड यू विल गेट सॉल्यूशन। देन इमेज शोज टू सॉल्यूशंस व्हिच डिफरेंशिएट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर फ्रॉम हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अच्छा, दिस इज होमोजेनियस मिक्सचर, शुगर इन वाटर एंड ऑयल इन वाटर इज हेटेरोजेनियस। ठीक है, अब इसको देखेंगे कैसे, हाउ वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। मिक्सचर 2 इज होमोजेनस, दिस इज रॉन्ग। मिक्सचर 2 इज नॉट होमोजेनस, इट इज हेटेरोजेनस। मिक्सचर 1 इज होमोजेनस बिकॉज कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो बच्चे बी इज करेक्ट। मिक्सचर 2 इज हेटेरोजेनस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। नो, दिस इज रॉन्ग। इसमें लिखा हुआ है बिकॉज दे आर ऑलवेज लिक्विड, ये गलत है। ये अलग अलग कंपोनेंट्स का हो सकता है, सॉलिड एंड सॉलिड भी हो सकता है। देन मिक्सचर 1 इज हेटेरोजेनस बिकॉज कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल फ्रॉम द नेकेड आई। बच्चे मिक्सचर 1 इज होमोजेनस नॉट हेटेरोजेनस। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म है, इट इज इन वन फेज। फिर बच्चे क्वेश्चन नंबर 34। A student listed some mixtures and classified them into various types. W, food color plus water. Type of mixture, homogeneous. This is correct. Sand plus water, colloidal solution, wrong. Milk plus sugar suspension, wrong. Rice plus flour, heterogeneous mixture, yes, क्योंकि राइस अलग दिखेगा बच्चे आटे से। Which mixtures are classified correctly? W and Z, D option. W and Z, D option. फिर बच्चे क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following statements are true for pure substances? Pure substances contain only one kind of particles. Pure substances contain only one kind of particles. This statement is true. उनके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं, वेदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। प्योर सब्सटेंसेस में भी कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। प्योर सब्सटेंसेस में हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ट्रू। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल। बच्चे निकल के अलावा क्यों? निकल भी एक एलिमेंट है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें सिर्फ ओनली 3। ओके, ये भी है 1 and 3। करेक्ट ऑप्शन इज बी। All right, question number 36. Two chemical species X and Y, they combine together to form a product P which contains both X and Y. X and Y cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. Which of the following concerning the species X and Y P are correct? All right, एक ही बना है कंपाउंड, और X और Y को हम सिंपल केमिकल रिएक्शन से तोड़ भी नहीं सकते। तो बच्चा देखो, P तो कंपाउंड है, X एंड Y कंपाउंड्स हो सकते हैं, X एंड Y आर एलिमेंट्स,
P has a fixed composition. P has a fixed composition. तो 1 and 4 तो बिल्कुल सही है. अब 1 and 4 किसके अंदर है? B and D. तो बस वही दो बचे अब, X and Y कंपाउंड्स, X and Y एलिमेंट्स बचे. किन सब्सटेंसेस को आप सिंपल केमिकल रिएक्शन से नहीं तोड़ सकते? These would be elements. एलिमेंट्स को सिंपल केमिकल रिएक्शन से नहीं तोड़ सकते. तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, सॉरी डी. 3 है, X and Y. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी. Alright. Question number 37. Which of the following is not true about colloids? Colloids के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? They can pass through a filter paper. This statement is correct. Colloid is homogeneous solution. बचे appears homogeneous, but it is not actually homogeneous. Colloid particles exhibit Brownian motion. This is true. Colloidal particles carry charges. This is true. तो बचे इसमें गलत सिर्फ यही है B, और यही ऑप्शन पिक करना है. A colloidal particle, colloidal mixture appears homogeneous, but it is not homogeneous. It is heterogeneous. Then question number 38. Particles of a suspension will be of size more than 1 nanometer. Sorry, not more than, they will be more than 10 raised to power minus 6 to 10 to the 7. All right. So size should vary. It should be greater than 100 nanometer, right? C option. Greater than 100 nanometer. इससे बड़ा साइज होना चाहिए. C option. Between तो colloid चला जाएगा. C is greater. Less than 1 nanometer will be solution. बच्चे ये साइज रेंज solution की है, ये साइज रेंज colloid की है, ये साइज रेंज सस्पेंशन की है. फिर है assertion reason. Okay. बच्चे आज हम क्वेश्चन नंबर 40 तक करेंगे. Next session will be picking up the question numbers 41 to 60. Assertion. The distance traveled by a body in moving the complete circle of radius r is 2 pi r. This is absolutely right. बिल्कुल सही. 2 pi r. Complete circle. Then displacement of body in moving a complete circle of radius r is 0. This statement is also correct. Okay. Is this explaining? क्या ये इसको explain कर रहा है? बच्चे इसमें तो यही बताया कि डिस्टेंस 2 पाई आर है और वो है. बच्चे इसमें ये नहीं बताया कि जो डिस्टेंस होता है इट इज एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड. सो बच्चे विल पिक ऑप्शन बी. whether he absolutely right. We'll pick option B, not A. क्योंकि अगर इसमें ये बोला होता डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पार्ट टेकन तो फिर सही हो जाता, फिर एक्सप्लेनेशन सही होती, पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया. तो विल पिक ऑप्शन बी. ऑलराइट. उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is okay, let me write it like this. B option. Assertion. Even if acceleration of a moving object is positive, it is possible that the object may be slowing down. But do you think this is possible? अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है फिर भी पॉसिबिलिटी है कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो डाउन कर रहा है. बच्चे अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन कैसे करेगा? तो बच्चे असर्शन इज रॉन्ग. बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर वेक्टर क्वांटिटीज. दिस इज राइट. तो बच्चे रीजन इज करेक्ट. असर्शन इज फॉल्स. विल पिक ऑप्शन डी. ओके चलो. ऑल राइट. तो बच्चे टुडे विल स्टॉप हियर. आज हम यहीं रुकेंगे. नेक्स्ट सेशन विल बी पिकिंग अप द रिमेनिंग क्वेश्चंस. And maybe if I get more sample papers or any other school's paper, so we'll be discussing those questions in our next class also. Okay.
All right, चलो बच्चे, I'll be ending the session here. See you all in the next class.